नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। तकरीबन एक सदी की लंबी जिंदगी, लंबी पारी खेलकर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह कल रात को इस दुनिया फानी से विदा हो गए, चले गए। देश भर से श्रद्धांजलियां आ रही हैं। सुबह से आपने देखा होगा श्रद्धांजलियां, दुनिया भर की श्रद्धांजलियां। ऐसा लगता है कि शायद मनमोहन सिंह वो आखिरी व्यक्ति थे भारत की राजनीति के जिनके लिए हिंदी में शब्द होता है अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मन नहीं था। मनमोहन सिंह जिस जमाने में हम लोग युवा हो रहे थे, उस जमाने में देश के वित्त मंत्री बने थे और उसके बाद उन्होंने, जब हम थोड़ा और मैच्योर हुए, तो 2 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और आसान वक्त नहीं था। बहुत मुश्किल वक्त में आए थे, रिसेशन था चारों तरफ। ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था लगातार गड्ढे में जा रही है और नई आर्थिक नीतियां लेके आए थे, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था। हम लोग भी उस समय युवा थे, हमें भी लगता था कि नई आर्थिक नीतियां गरीबों के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने नई आर्थिक नीतियां लागू की और उसके चलते देश जो आर्थिक रसातल में जा रहा था उससे बचा। ये सब आप जानते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत कुछ और चीजों की है जिनको बताना बहुत जरूरी है। मनमोहन सिंह जी का जमाना था और उस जमाने में पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगता था। उस जमाने में कोई रैली निकाल दे तो लाठियां नहीं पड़ती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी शास्त्री भवन के सामने, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो शास्त्री भवन का महत्व जानते होंगे, थोड़ी दूर संसद भवन है, वहां से शास्त्री भवन के सामने इकट्ठा होकर नारे लगा रहे थे। वहां पर टेंट लगाया हुआ था और कोई पुलिस उनको उखाड़ कर फेंकने नहीं आई। निर्भया कांड हुआ, पूरा देश सड़क पर आ गया, लेकिन कोई भी उस पर लाठीचार्ज नहीं कर रहा था। किसी को उठाया नहीं गया। जिसके जो मुंह में आता था वो बोलता था, लेकिन उठाया नहीं गया किसी को। पत्रकार जो चाहते थे वो बोलते थे। बड़े बड़े पत्रकारों ने जाने क्या क्या नहीं कहा उनको। यह अलग बात है कि उनके जाने के बाद कुछ लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी, कुछ लोगों को अपनी जबान बंद करनी पड़ी और कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए पलट गए। क्या किया मनमोहन सिंह के साथ इस देश ने? मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। 2014 में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, चुनाव कांग्रेस हार गई। जानते हैं उसके तुरंत बाद क्या हुआ? उसके तुरंत बाद उनका एसपीजी कवर छीन लिया गया। जो सुरक्षा उनको मिली थी, एसपीजी कवर मिला था, वो छीन लिया गया। और यही नहीं, उनके घर सीबीआई पहुंच गई। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी दुनिया भर में इतनी इज्जत थी कि ओबामा कहते थे कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया उनको सुनती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही एक अर्थशास्त्री के रूप में जिनकी दुनिया भर में इज्जत थी, जिनके जीवन में कहीं एक कोई दाग नहीं था। आज मैं संस्मरण पढ़ रहा था, कोहली समाज से वो आते थे, हालांकि अपने नाम में कभी उन्होंने समाज का नाम नहीं जोड़ा। मैं ट्विटर पर किसी साहब का लिखा हुआ पढ़ रहा था कि उन्होंने मकान बेचा और मकान बेचने के बाद जो पैसा था कैश और चेक में लेके आया, जो खरीदा था जिसने, उन्होंने चेक रख लिया और कहा कि नहीं, ये कूड़ा अपने पास ले जाओ, जितना चेक दिए हो उतने में ही मैं काम चला लूंगा। इस तरह की जिसकी ईमानदारी थी, उसके ऊपर कथित कोयला घोटाले का आरोप लगाकर सीबीआई भेज दी गई। यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, इनकी सरकार ने मनमोहन सिंह जी के घर सीबीआई भेज दी। आज तारीफें कर रहे हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस आदमी के कैरियर में कोई दाग नहीं था, जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती थी, उसके घर हमारे देश में सीबीआई गई थी। वही सीबीआई जो किसी अडानी, किसी अंबानी के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती है। याद रखिएगा इस बात को। याद रखिएगा कि किस तरह से हार्वर्ड और हार्ड वर्क का जोक किया गया उनके ऊपर। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण ने भरी संसद के अंदर कहा था कि मैं उनके जैसा, मनमोहन सिंह जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूं। और सच्चाई तो यह है कि निर्मला सीतारमण अगर 7 जन्म ले लें तो भी मनमोहन सिंह के आसपास नहीं पहुंच सकती हैं। और बातें करूंगा, अभी बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ अंदर का गुबार है जो आप लोगों से निकालना है। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह किसी रईस के घर में पैदा नहीं हुए थे, साधारण से घर में पैदा हुए थे। और 1947 में जब देश हमारा बटा, पिताजी की उनके हत्या कर दी गई थी।
रिफ्यूजी की तरह भारत में आए थे, जिसको अपना घर भी बनाना था, अपने लिए दाल रोटी का इंतजाम भी करना था और साथ में पढ़ाई करके अपना कैरियर भी बनाना था। लेकिन मोदी जी की तरह कभी वो रोए नहीं कि मैंने भीख मांग के गुजारा किया, मेरी मां दूसरों के घर में बर्तन साफ किया करती थी, जिसमें से किसी बात का कोई सबूत नहीं है। मनमोहन सिंह ने कभी अपनी पिछली जिंदगी की कोई कटुता शेयर नहीं शेयर किया उन्होंने कि एक रिफ्यूजी की जिंदगी क्या होती है, जो अपना बसा बसाया घर और अपने बाप को खो के एक नए शहर में आकर अपने लिए दाल रोटी की तलाश करता है। उसकी मां को, उसके भाई को, उसके परिवार को कितने तरह की मेहनतें करनी पड़ी होंगी अपनी दाल रोटी कमाने के लिए, उन्होंने कभी नहीं बताया, कभी अपने संघर्ष को नहीं बताया। और उससे भी बड़ी बात जो आज हिंदुस्तान को समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि उनके सामने उनके पिता की हत्या हो गई थी, लेकिन किसी धर्म के लिए उनके सीने में कोई नफरत नहीं थी। जो उनके पास गया, जैसे हो सका उन्होंने मदद की। कभी ना मुसलमानों के खिलाफ बोला, ना हिंदुओं के खिलाफ बोला, ना ईसाइयों के खिलाफ बोला। कभी धर्म को अपनी राजनीति के लिए उपयोग नहीं किया। और यह याद रखना चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में वो पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे। मैं कम से कम इस बात के लिए कांग्रेस को जरूर आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक सिख को, और खासतौर पे 1984 में जो कुछ हुआ उसके बाद एक सिख को उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाकर प्रायश्चित किया, और वो प्रायश्चित देश के लिए बहुत लाभकारी रहा। कभी अपनी गरीबी नहीं रोए, कभी अपने संघर्ष के किस्से नहीं सुनाए, कभी नहीं बताया कि किस तरह से पढ़ाई की उन्होंने। और हकीकत यह है कि सारी मुश्किलात झेलते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड गए, कहां गए, सारी दुनिया में गए। और उससे बड़ी हकीकत कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहते, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते, तो दुनिया के किसी भी बड़े देश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, कनाडा में, किसी भी देश में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए एकदम शानदार जिंदगी जी सकते थे, बड़े बड़े प्राइज जीत सकते थे, लौट के इंडिया आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाहर गए, बाहर से पढ़ाई की, बाहर से डिग्रियां ली, लौट के इंडिया में आए और अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। लौट के इंडिया में आए और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। और जब भारत सरकार ने उनसे कहा कि आपकी जरूरत यहां है, वित्त मंत्रालय में जरूरत है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने, फाइनेंस सेक्रेटरी भी बने, वित्त मंत्री भी बने और अंत में प्रधानमंत्री भी बने। और जिस पद पर रहे, उस पद पर रहते हुए जितना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव योगदान कर सकते थे, उतना उन्होंने किया। और वो पॉजिटिव योगदान करते हुए भी जनता को नहीं भूले। नरेगा याद है आपको, जिसका नाम बाद में मनरेगा कर दिया गया, बापू का नाम, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। नरेगा लेकर जब वो आए थे तो हालत ये थी कि जितने अर्थशास्त्री हैं जो आज अडानी और अंबानी को देश बेचे जाने की तारीफ करते रहते हैं, वो उस समय सीना पीट रहे थे कि इससे तो सरकार का सारा पैसा चला जाएगा, फैक्ट्रियों को मजदूर नहीं मिलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन वो नरेगा लेकर आए, पूरे ताकत से आए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो सका। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो नरेगा का मजाक उड़ाया। जाहिर है वही अर्थशास्त्री थे जो दिन रात नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का गुण गाते थे। तो नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो नरेगा का मजाक उड़ाया। लेकिन जब कोविड आया, जब रोजगार छिन गया, जब मजदूर लौट लौट के गांव में जाने लगे, तो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मनरेगा की याद आई और मनरेगा फिर से कायदे से लागू किया गया और उसने एक नहीं कई बार देश को संभाला। राइट टू एजुकेशन लेके आए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो अगर राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। खुला लोगों से कहा कि पूछो सवाल, लोगों ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत सवाल पूछे, जवाब मिले लोगों को, उसके आधार पर उनकी सरकार की आलोचनाएं भी हुई, लेकिन वो डिगे नहीं और आज उसी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राइट टू फूड लेके आए ताकि लोगों को अनाज मिल सके। अब 5 किलो अनाज की भीख मिल रही है क्योंकि राशन का जो पूरा सिस्टम है वो तो खत्म कर दिया गया है। उनको मौन मोहन सिंह कहा जाता था और मैं माफी चाहूंगा, आज के दौर के बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो भी उस जमाने में उनको मौन मोहन सिंह कह रहे थे। लेकिन वो
सैकड़ों पत्रकारों के बीच में बैठकर आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। आज वाले जो हैं वो बाकी सब जगह तो बहुत बोलते हैं, संसद में जाते हैं तो घंटों भाषण देते रहते हैं, क्या देते हैं पता नहीं। 3 घंटा बोलेंगे तो उसमें से 2 घंटा तो सिर्फ नेहरू और शास्त्री और इंदिरा गांधी पर उनका रहता है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के आराम से लोगों के सवालों का, पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे। यही राहुल कंवल जो आज मोदी जी के सामने इंटरव्यू देने जाते हैं तो लगता है कि मतलब पूजा करने गए हैं, यही उनसे खड़े होकर सवाल पूछ सकते थे भ्रष्टाचार पर और वो जवाब देते थे। जब जाते थे विदेश तो उनके साथ पत्रकार जाते थे और वो पत्रकार उनसे सवाल पूछते थे, वो जवाब देते थे। मनमोहन सिंह नहीं थे, वो बकवास करने से बचते थे, फालतू की बकवास नहीं करते थे, किसी को गालियां नहीं देते थे, अपने बचपन के झूठे किस्से सुनाकर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते थे, दूसरों को गालियां देकर अपनी सरकार को बेहतर बताने की कोशिश नहीं करते थे, चुपचाप अपना काम करते थे और लगातार काम करते थे। किस तरह से थे वो, क्या उनका व्यक्तित्व था, यह समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं योगी जी की सरकार में, असीम अरुण जो है आईपीएस थे और आईपीएस के रूप में मनमोहन सिंह के साथ उनको कुछ समय बिताने का मौका मिला था उनकी सिक्योरिटी में। उन्होंने कल एक पोस्ट लिखी ट्विटर पर, आज के जमाने में जब दुश्मनियां निभाई जाती हैं पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी में होते हुए असीम अरुण अपने आप को रोक नहीं पाए। हो सकता है कल को उसका नुकसान उनको उठाना पड़े, लेकिन इस पॉइंट पर तो मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने वो सच लिखा जो जानते सब हैं लेकिन बोलने से बचते हैं। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह के पास एक मारुति 800 थी। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनको बड़ी गाड़ी मिली हुई थी। वो कहते थे कि मेरी गड्डी तो वो है यार, इसमें बैठने का मन नहीं करता, ये जो बड़ी मर्सिडीज बेंज है। तो असीम उनको समझाते थे कि सर ये शान और शौकत के लिए नहीं, आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से है। और वो कहते थे कि जब भी कारकेड आता था तो वो अपनी मारुति 800 की तरफ देखते थे, जैसे कह रहे हो कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैं साधारण आदमी हूं। जरा सोचिएगा, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे, वित्त मंत्री रहे, और कार उनके पास एक मामूली मारुति 800 थी। किसी की ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत आपको चाहिए? जब एक क्लर्क के यहां करोड़ों की संपत्तियां आज मिलती हैं, पुलिस में कहीं भी छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है और आदमी बड़ी गाड़ी लेकर घूमता है, जिंदगी भर इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद उनके पास सिर्फ एक मारुति 800 थी। सोचिएगा किस तरह का जीवन जिया होगा। मैं निजी तौर पे बताऊं, उनकी बेटी जो है वो हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। आप सब जानते हैं हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उनको पढ़ा करता था। जब मैं दिल्ली आया, अपनी किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाती हैं उनके बारे में बात निकली, तो उन्होंने कहा अरे आपको पता है वो तो मनमोहन सिंह की बेटी हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मुझे पता ही नहीं था कि वो मनमोहन सिंह जी की बेटी हैं। कभी ना उन्होंने ऐसा दिखाया, ना कभी मनमोहन सिंह जी ने दिखाया, और अपने 10 साल के शासन में उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हां, उनकी बेटी होने के चलते कई नुकसान उनको जरूर हुए। इस तरह का व्यवहार जब भी मनमोहन सिंह जी को सपरिवार देखा होगा आपने, मिसेज मनमोहन सिंह को आपने देखा होगा, आपके समझ में आया होगा कि कितनी सादगी से यह परिवार रहता है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब ऐसे आदमी के घर सत्ता से हटते ही सीबीआई भेज दी थी नरेंद्र मोदी जी ने, तो आज उनको कौन सा हक बनता है कि उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं? मोदी जी भूल गए होंगे, हमको वो बयान याद है, सुन लीजिए। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। ये भाषा थी, ये संसद के अंदर उस आदमी के लिए भाषा थी जो 10 साल प्रधानमंत्री रहा था,
जिसने देश को आर्थिक संकट से निकाला था, जिसकी दुनिया भर में एक अर्थशास्त्री के रूप में भी इज्जत थी, उसके बारे में बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, और ये इनकी भाषा थी। आज जरा कोई निकाल ले नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कोई पत्रकार जरा बोल के दिखा दे जो उस समय दिन रात मनमोहन सिंह के खिलाफ बोला करते थे, नौकरी जाएगी, सड़क पे आ जाएंगे। आखिरी प्रधानमंत्री थे जिनकी आलोचना की जा सकती थी। एक किस्सा है जो आपको जानना चाहिए, हो सकता है जानते हो आप। जेएनयू गए थे मनमोहन सिंह जी, छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए, नारे लगाए, हो गई बात खत्म, मनमोहन सिंह जी लौट आए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने उन छात्रों को नोटिस भेजा कि आपने ऐसा कैसे किया। जो ही खबर मिली मनमोहन सिंह जी को, पीएमओ से आदेश गया कि छात्रों को लोकतांत्रिक विरोध करने का अधिकार है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए। आज क्या हालत है, जामिया के लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को मारा गया, जेएनयू में छात्रों को मारा गया। कोई जुलूस जरा सा लेके निकल जाए तो जेल हो जाती है, लोग 4-4 साल से पड़े हुए हैं। यह फर्क था। मनमोहन सिंह का भारत एक आजाद और डेमोक्रेटिक भारत था, जिसमें सबको अपनी बात कहने की आजादी थी। मनमोहन सिंह का भारत एक ऐसा भारत था जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेदभाव किए बिना सरकारी नीतियां बनती थीं। मनमोहन सिंह का भारत एक ऐसा भारत था जहां हर जाति, हर धर्म का नागरिक सांस ले सकता था। आदर्श कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं था कि उस समय सबके पास नौकरी थी और सब बड़े शान से रह रहे थे, ऐसा नहीं था। परेशानियां तब भी थी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से किसी को जाति धर्म के लिए परेशान नहीं करती थी। सरकार जो योजना बनाती थी वो सबको एक समान रूप से मिलती थी। आरटीआई बनाई तो यह नहीं कहा कि मुसलमान सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तब चर्च के आगे जाकर कोई डांस नहीं करता था। तब मस्जिद के सामने गालियां देते हुए नाच नहीं होता था। तब लिंचिंग नहीं होती थी। और अगर कभी होता था ऐसा कुछ तो पुलिस एक तरफा कार्यवाही नहीं करती थी। जो पूरा नाटक चला भ्रष्टाचार के नाम पर, कोयला घोटाले की बात की गई, कोई घोटाला नहीं था, कोर्ट ने पाया। स्पेक्ट्रम घोटाले की बात की गई, 2G, 3G, 4G, सरदार जी एक साथ बोला जाता था। कोर्ट में मामला गया, कहीं कोई केस नहीं निकला। यह पूरा जिन लोगों ने किया, दूसरे गांधी बनकर अन्ना आकर यहां पर बैठे हुए थे। बड़े बड़े समाजसेवी, खुद को बताने वाले, और बाकी सारे लोग उस समय शामिल थे उसमें। बाद में पार्टी से धक्के मार के निकाल दिए गए और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। इन सारे लोगों को आज श्रद्धांजलि देने से पहले बैठकर सोचना चाहिए कि उन्होंने देश के साथ कैसा विश्वासघात किया है। किसी कानून में इस विश्वासघात की कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वाकई कैरेक्टर है, अगर वाकई आप मनुष्य हैं, तो आपको एक बार खड़े होकर देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने मांगी, योगेंद्र यादव ने मांगी, बाकी सारे लोगों को भी, खासतौर पे पत्रकार मित्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आकर देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, हमने देश को समझा नहीं, हम बीजेपी और आरएसएस का जो खेल था उसमें फंस गए और एक ऐसे आदमी के ऊपर उंगलियां उठाई जिस आदमी के ऊपर कोई दाग नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार परफेक्ट थी। बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जिनका व्यवहार उस समय देख के मुझे लगता था कि ये तो अपनी ही पार्टी को खत्म करने आए हैं। उनमें से कुछ यहां वहां चले गए, कुछ आज भी हैं। लेकिन और मनमोहन सिंह से असहमति होने में कोई बुराई नहीं है। आप असहमत हो सकते हैं दुनिया में किसी से भी, लेकिन जिस तरह से उनका अपमान किया गया, आज आप कुछ लिख दीजिए तो कहा जाता है प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखिए, और जब मनमोहन सिंह जी थे तो उनकी गरिमा के साथ जिस तरह का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह के घटिया और अश्लील मीम बने, वाकई मैं बहुत खुल के कहता हूं कि यह देश के साथ ऐतिहासिक गद्दारी थी, यह देश के साथ ऐतिहासिक अपराध था। और जिन लोगों को सूझा उन लोगों ने बाकायदा माफी मांगी। आपको छोड़ जा रहा हूं मैं एक छोटे से वीडियो के साथ। सिद्धू जो भारतीय क्रिकेटर है, पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के सामने ये बात कही थी, उसको सुनिएगा।
और अपनी तरफ से मैं आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं और देश से यह अपील करता हूं कि 5 मिनट रुक के सोचिए कि 2014 के बाद जो ये पागलपन जाम्बियों का देश आपने बनाया है, वो देश आपको चाहिए या 2014 के पहले का देश चाहिए, जहां सरकार से असहमत होने पर लोग खुल के सवाल उठा सकते थे, जहां पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता था और जहां हम कह सकते थे कि इस आदमी से ज्यादा ईमानदार आदमी मिलना भी असंभव है। सुनिए सिद्धू को। आज के लिए इतना ही। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर, लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, जो फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर रात चोची बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकरक 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया, ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं।